यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रदरफोर्ड के बाद में साइंस में, जो है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। यानी बोर का क्या मॉडल था, जो नील्स बोर थे उन्होंने अपने अलग से एक मॉडल दिया था एटम से रिलेटेड, किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, इसको समझाने के लिए। तो हम आज देखने जा रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो देखते हैं इसमें क्या है। In an atom, the electrons revolve around the nucleus in certain definite path is called orbit or cells। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ फिक्स सर्कल से बने हुए होते हैं, उनमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जिस पाथ में चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या फिर सेल्स। ये क्या होते हैं, बीच में हमारा सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाते हैं, तो वो जो पाथ होता है वो सर्कल के शेप का बना हुआ होता है। उस सर्कल को अपन क्या बोलते हैं, सेल या फिर ऑर्बिट। तो ये तो बात हुई हमारे सेल या ऑर्बिट की। सेल या ऑर्बिट क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल पे बने हुए होते हैं। अलग अलग एनर्जी लेवल पर है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है हमारा, सबसे फर्स्ट वाला सर्कल, वो होता है एनर्जी लेवल उसका सबसे कम। जिससे ऊपर वाले भी जाएंगे तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। उससे ऊपर जाएंगे तो एनर्जी लेवल और बढ़ेगा। तो दीज आर द एनर्जी लेवल्स। ये क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय n इक्वल टू 1 2 3 और also as KLM। यानी कि इनको फर्स्ट सेल को अपन n इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकंड वाले को n इक्वल टू 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थर्ड वाले को n इक्वल टू 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से अपन सर्कल्स आगे से आगे बनते जाएंगे, उनका एनर्जी लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। या फिर उनको अपन KLM n से भी नाम दे सकते हैं। As the value of n increases, जैसे वैल्यू n की इंक्रीज होगी, मतलब छोटे वाले सर्कल से, छोटे वाले सेल से बड़े वाले सेल में, फिर बड़े वाले से और बड़े वाले में, बड़े वाले से और बड़े वाले में, जैसे जैसे अपन जाते जाएंगे उनकी क्या होगी, फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जी इंक्रीज। वो क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, और न्यूक्लियस से दूर होंगे तो मतलब एनर्जी भी क्या होती जाएगी, पहले के मुकाबले बढ़ती जाएगी। और अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको फर्स्ट कितने, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, इसका काम 2n² वाले फॉर्मूले से किया जाता है। 2n² फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन में अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं अपन यहाँ पे, तो ये फर्स्ट सेल में हमारे पास n की वैल्यू 1 पुट करने पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। n की वैल्यू 2 पुट करने पे सेकंड जो सेल है हमारा, उसमें 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8 हो रहे हैं, तो हमारे पास सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। इस तरीके से हम पता करेंगे कि कौन से सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो हुई हमारे बात जो अपना बोर्स मॉडल था एटम की, उसकी। नेक्स्ट, इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, इसके बारे में। अब अपने बाद में सबसे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी डिस्कवरी क्या थी, हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे थे हमारे पास कि भाई जो एक अलग टाइप के पार्टिकल्स भी थे, जिनकी खोज करी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1932 में। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने कुछ ऐसे पार्टिकल्स देखे जिनके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है, बट वेट जो होता है अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के वेट के इक्वल होता है। तो ये क्या पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल नेम्ड न्यूट्रॉन। यानी कि इन्होंने जो इलेक्ट्रिकली जो पार्टिकल, इनके चार्ज था वो कैसा था, न्यूट्रल था, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव आ रहा था, तो इन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन का जो मास होता है लगभग इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल ही, प्रोटॉन का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन के मास के लगभग इक्वल ही होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल होता है, क्योंकि प्रोटॉन की खोज पहले हुई तो न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, प्रोटॉन के इक्वल माना जा सकता है। ये बात है हमारे न्यूट्रॉन की। फिर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है और तो किस तरीके से लिखा जाता है, इसको अपन देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सेल्स अकॉर्डिंग टू द 2n²। यानी कि मैंने बता दिया अभी आपको पहले कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सेल्स में,
वो फॉर्मूला 2n² के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। अब 2n² के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं तो n की वैल्यू 1 पुट की जाएगी, तो यानी कि k सेल के लिए हो जाएगी बात। तो सेल k के लिए क्या होगा, इनकी वैल्यू 2n² × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यानी कि फर्स्ट सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 2। और ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा हमें बीच में से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करना है। मतलब सबसे पहले सबसे फर्स्ट सेल वो पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाएंगे, नेक्स्ट सेकंड नंबर वाला सेल जैसे ही पूरा फुल हो जाता है फिर थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कितने हो सकते हैं ये उसके एटॉमिक नंबर से पता किया जा सकता है। उसका जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। द सेल L, तो L के लिए सेकंड नंबर वाला सेल था, इनकी वैल्यू 2 पुट हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। n के लिए निकाल रहे हैं तो वहां पे से n की वैल्यू 3 पुट करके हमारे पास 18 आ गई। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं, फिर नेक्स्ट वाले में इतने, नेक्स्ट उसके इतने। तो समझ लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूँ तो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो फिर Z इसको रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 13, यानी कि एटॉमिक जो नंबर है वो है 13। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC लिखा हुआ मैंने शॉर्ट में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले सेल में तो अपने पास टोटल है अपने पास इलेक्ट्रॉन 13, फर्स्ट वाले सेल में 2 भरने आते हैं, मैंने 2 फिल कर दिए। नेक्स्ट उसके बाद वाले में 8 की कैपेसिटी, 8 भी अपन ने फिल कर दिया। तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं। अभी भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, तो 3 को उसके बाहर वाले सेल में भरना स्टार्ट करते हैं। 3 बाहर वाले सेल में भर दिए। अब क्या होता है, ये किसी भी सेल में मैक्सिमम, जैसे उनको क्या चाहते हैं, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। हर सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह पाते हैं, यानी कि यहाँ पे अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, आगे वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए रहते हैं क्योंकि क्या करता है, इनको अपना ऑक्टेव पूरा करना होता है। ऑक्टेव का मतलब ही 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे इनको जैसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो ये आगे वाले सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारी प्रोसेस क्या रहेगी कि अब हमारे बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो ये बाहर वाले सेल में हो गए 3, अपन ने यहाँ पुट कर दिए। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। तो ये तो इजी स्टेप है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। बाकी हमारे पास लगभग 20 तक के जो एटम्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिखेंगे। इसी प्रोसेस पे, इसी मेथड से सब डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट करके अगर अपन एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो आसानी से लिखा जा सकता है। तो एक बार देख लें इसको, और ये बाकी के एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर के साथ में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखें, देखें एक बार। हाँ, तो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है आगे कि वैलेंसी क्या चीज होती है, कैसे इसको लिखेंगे। तो वैलेंसी को समझने के लिए कि किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही डिसाइड करते हैं कि उसके साथ में कौन सा दूसरा एटम जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो कितने जुड़ेंगे और नहीं जुड़ेगा तो क्यों नहीं जुड़ेगा, इसका रीजन। The electrons in the outermost cell are known as valence electron. सबसे बाहर वाले सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The number of valence electron determine the combining capacity of an atom in element। यानी कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वही डिसाइड करेगा कि इसमें कि कौन सा एलिमेंट जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता। उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को फिक्स करने वाला, डिटरमाइन करने वाला जो प्रॉपर्टी होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होती है। तो अपने पास एग्जांपल है
ये एल्यूमिनियम वाला ही लेके चला अपन ने, तो वो क्या हो गया अपने पास 2,8,3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाहर वाले सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3। इसको करना है इसका ऑक्टेव पूरा, तो ऑक्टेव पूरा करने के लिए ये क्या करें 5 इलेक्ट्रॉन या तो ले लें या फिर 3 दे दें। तो हमेशा इसे ध्यान रखनी है 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो लिए जा सकते हैं ना ही दिए जा सकते हैं। तो ये क्या करेगा ओनली क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसके देने की वजह से क्या हो गया अपने पास वैलेंसी क्या हो गई इसकी 3। और चार्ज कौन सा आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है डोनर जो होता है वो हमेशा क्या पॉजिटिव, और जो गेन करेगा वो हमेशा क्या होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन कार्बन की वैलेंसी होती है 2, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास 2,84 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी आउटर मोस्ट सेल में 4, तो ये तो 4 देगा या 4 लेगा, तो फिर इसकी वैलेंसी क्या होगी हमारे लिए 4। इस बेसिस से आप वैलेंसी जितने भी हमारे पास एटम्स हो अगर उनके हमें एटॉमिक नंबर पता है तो उनकी वैलेंसी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है एक्चुअल में, तो आप उसको समझते हैं। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने उसमें प्रोटॉन की संख्या है उसको ही उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी प्रोटॉन के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जितने यानी कि किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके प्रोटॉन में जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे अपन एटॉमिक नंबर। या फिर वापस समझ लें एक बार, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में उसमें बीच में होता है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में अपने पास कितने प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर की बात, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। फिर आ रहा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, अपने पास एटॉमिक एटम के स्ट्रक्चर में बीच में होता है न्यूक्लियस, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि जो पूरा मास होता है लगभग उस सेंटर में ही फिक्स होता है। सेंटर में क्या है न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर प्लस कर ले तो हमारे पास एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर तक की, और हमारा जो नील्स बोर का मॉडल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं, वैलेंसी किस तरीके से लिखते हैं, ये हमने देख लिया। तो यहाँ तक एक बार आप लोग अच्छी तरीके से देख लें, इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वापस से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।